गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज दिनांक है 10 मई और दिन है सोमवार। और आज हम नेक्स्ट लेसन यानी पाठ 2 क्षितिज का लहासा की ओर शुरू करेंगे। तो इसके लेखक हैं बच्चों राहुल सांस्कृत्यायन। तो आइए अध्ययन करते हैं पाठ का। ये पाठ बच्चों एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। यानी जब वो पहली बार तिब्बत गए थे तो उन्होंने उस यात्रा का वर्णन इस पाठ में किया है। जो यात्रा उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। तो इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। जहाँ पर पहुँचना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुर्गमन। तो नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता था वो नेपाल तिब्बत मार्ग ही था। यानी यही रास्ता था जिससे लेखक ने यात्रा की थी। और नेपाल हिंदुस्तान का व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। बाद में तो फरी कलिंगपोंग का रास्ता व्यापार के लिए खोल दिया गया था। यानी जब लेखक ने ये यात्रा की तब यही भारत और नेपाल का व्यापारिक रास्ता भी था। व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। उसके बाद में तो एक रास्ता और भी खोल दिया था। वो कहाँ से? फरी कलिंगपोंग से। तो तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ पर बच्चों ना तो जाति पाति है ना छुआछूत, और वहाँ की स्त्रियाँ पर्दा भी नहीं करती। यानी पर्दा प्रथा का भी वहाँ पर रिवाज नहीं है। और जो घर की बहुएं थी वो किसी भी अपरिचित जिससे कोई जान पहचान ना हो तो इस तरह के व्यक्ति को भी वो चाय बनाकर दे देती थी। और लेखक परित्यक्त चीनी किले से, परित्यक्त यानी जो छोड़ा गया हो, जिसमें अब कोई कामकाज ना होता हो, चीनी किला जहाँ पर चीनी फौजें रहती थी तो वो अब खाली पड़ा हुआ था। जब वहाँ से चलने लगा तो एक आदमी उनसे राहदारी मांगने लगा। राहदारी एक तरह से रास्ते के लिए लगाया जाने वाला जो टैक्स होता है, जो कर होता है। तो उस समय लेखक ने अपनी और अपने मित्र सुमति की चिट उस राहदारी यानी मांगने वाले व्यक्ति को दे दी। यानी जो भी वो पास वगैरह वहाँ से बनवा कर चले थे। जैसे आजकल हम टोल क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तो उसके लिए हमें कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और कुछ एक व्यक्तियों के लिए पास वगैरह की भी सुविधा होती है। तो इसी तरह से सुमति के पास, सुमति प्यारे बच्चों लेखक का मार्गदर्शक था, मित्र भी था और उसके साथ साथ उसका गाइड भी था, मार्गदर्शक भी था। तो वहाँ सुमति की जान पहचान होने के कारण थोंगला के पहले आखिरी गांव में उन्होंने ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया। तो थोंगला ये एक जगह का नाम है और उसका जो आखिरी गांव था उसमें वो रुक गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने आराम किया, वहाँ वो रुके, वहाँ रहने के लिए उन्हें अच्छी जगह मिल गई थी। लेखक ने इससे पहले की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि पिछली बार हम भद्दर यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए, किंतु रहने के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? इसका क्या कारण था?
कि वहाँ के जो लोग थे वो शाम 6 बजे के बाद छंग नामक एक पेय पदार्थ, जैसे शराब एक नशीला पदार्थ है, इसी तरह का नेपाल में छंग एक नशीला तरल पदार्थ है और लोग शाम के समय उसको पीकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। इसलिए उनको पर्यटकों का कोई ध्यान नहीं रहता, यानी कौन आ रहा है इस बात का उन्हें कोई भी ख्याल नहीं रहता। तो लेखक ने बताया है कि उस समय हमें घोड़ों पर सवार होकर सज्जनों की तरह, अच्छे व्यक्तियों की तरह, भद्र पुरुषों की तरह वहाँ पहुँचे थे, लेकिन फिर भी उन्हें रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली। तो इसका कारण क्या था बच्चों, ये प्रश्न भी बनता है कि वहाँ के लोग शाम के समय छंग नामक नशीला पेय पदार्थ पीकर अपनी शुद्ध बुद्धि खो देते हैं और उन्हें किसी का कोई ध्यान नहीं रहता। तो लेखक को ढांडा थोंगला स्थान पार करना था। ढांडा होता है बच्चों पर्वतों में, पहाड़ों में जो सबसे ऊंची जगह होती है उसको ढांडा बोला जाता है, कहा जाता है। तो उस जगह पर वो उनको पार करना था। ढांडा थोंगला नामक जगह उनको पार करनी थी और यह स्थान तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान है, जहाँ 16-17 हज़ार की फीट की ऊंचाई के कारण आसपास कोई गांव दिखाई नहीं देते, यानी ये पृथ्वी तल से बहुत ऊपर था, तकरीबन 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर। तो डाकुओं के लिए यह सबसे सुरक्षित स्थान है और पहले डकैत यानी आदमी को लूटने वाले डाकू आदमी को मारते हैं और उसके बाद उसकी जेबें टटोलते हैं, यानी पहले उसको मारकर बाद में ये देखते हैं कि इसके पास कुछ है या नहीं। यहाँ हथियार न रखने के कारण, कानून न होने के कारण यहाँ के जो लोग थे वो बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लिए घूमते थे। जैसे हमारे यहाँ आम आदमी हाथ में लाठी लिए खेतों वगैरह में घूमता रहता है, तो वहाँ के लोग इसी तरह से पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते रहते थे। इसका कारण क्या था कि वहाँ पर हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था, उनको कोई लाइसेंस वगैरह नहीं बनवाना पड़ता था, इसलिए हर किसी के पास वहाँ पर बंदूक और पिस्तौल होती थी। लेखक ने इन डाकुओं से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि वह और उसका साथी भिखमंगे के रूप में यात्रा कर रहे थे। अब लेखक और उसके साथी को, क्योंकि जो उसका साथी था वो वहीं का था और हर बात से परिचित था, इसलिए उन दोनों ने जो अपनी यात्रा थी, प्रथम यात्रा थी लेखक ने, वो एक भिखारी के वेश में की थी, एक भिखमंगे के वेश में की थी। और जहाँ भी उन्हें कोई इस तरह के हालात या परिस्थिति दिखाई देती तो वो वहाँ पर डाकू का वेश धारण करके कूची कूची एक पैसा दे दो, यानी दया करके कूची कूची दया करके एक पैसा दे दो, इस तरह का वो अभिनय करने लगते थे। जो रास्ता था जिस पर लेखक और उसके साथी सोमती यात्रा कर रहे थे वो काफ़ी दुर्गम था, इसलिए लेखक ने अपने मित्र सोमती से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लेने चाहिए, यानी आगे का जो रास्ता था वो बहुत कठिन था, इसलिए लेखक ने अपने मित्र से आगे का रास्ता घोड़ों पर सवार होकर करने के लिए, यानी 2 घोड़े किराए पर लेने के लिए कहा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक लेसन पढ़ना है और इसमें से आपको 10 यानी 10 इंटरनल्स लिखकर और उनके उत्तर ढूंढकर, यानी स्वयं ही प्रश्न बनाने हैं और स्वयं ही उनके उत्तर अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखने हैं।
धन्यवाद।